अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है। आज हमने अपनी प्रॉब्लम 3.6 सॉल्व करनी है, जो कि बैलेंस शीट प्रिपरेशन के हवाले से। ये हम क्वेश्चन जो हमारी प्रीवियस जो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की थी उसमें भी हम ये बहुत अच्छे से कर चुके हैं कि हम बैलेंस शीट किस तरह बनाते होते हैं। डेबिट साइड पर हमें क्या लेने होते हैं, एसेट्स लेने होते हैं, और क्रेडिट साइड पर हम क्या लेते होते हैं, लाइबिलिटीज़ लेते होते हैं। तो एसेट्स में हमारे पास कुछ करंट एसेट्स आ जाते हैं, कुछ फिक्स्ड एसेट आ जाते हैं, और फिर हम जो नेट फिक्स्ड एसेट ले लेते हैं और इनका क्या ले लेते हैं, फिर टोटल एसेट्स ले लेते हैं। उसके बाद हमारे पास लाइबिलिटीज़ के जो होते हैं उसमें भी हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ कुछ आ जाती हैं। उसके बाद इसमें हमारे पास टोटल लाइबिलिटीज़, प्रेफर्ड स्टॉक, कॉमन स्टॉक, रिटेन अर्निंग, ये सब चीज़ें हम पहले भी कर चुके हैं। ये इसमें लाइबिलिटीज़ के जो सेक्शन होता है उसमें आती होते हैं। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहता है, यूज़ द एप्रोप्रिएट आइटम्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट टू प्रिपेयर इन गुड फॉर्म मिलाक्स बेक्ड गुड्स बैलेंस शीट एट द December 31, 2015। अभी हमें मिलाक्स बेक्ड है कंपनी का नेम है, और हमने क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। सबसे पहले तो हमने ये फॉर्मेट लिख देना है जैसे हम अपने प्रीवियस क्लासेस में लिखते आए हैं। तो बैलेंस शीट, उसके बाद हमने डेट डाल देनी है। उसके बाद क्या करना है, हमने एसेट्स, जो चीज़ एसेट्स होगी, करंट एसेट्स होंगे, फिक्स्ड एसेट होंगे, वो हमने लिख देना है। अब जैसे कि अकाउंट पेबल हमें पता है पेबल है, हमारे पास क्या लाइबिलिटी है, तो हमने लाइबिलिटी के सेक्शन में जाके लिख देना है 220। अच्छा, उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल है, क्योंकि हमने क्या करना है, रिसीव करना है। तो ये हमारे पास कैश होगा, तो कैश क्या होता है, डेबिट साइड पे आएगा। तो क्या होता है, एसेट होता है, ये कैश पे डेबिट साइड पे आ गया। उसके बाद एक्रूल्स क्या होते हैं, बेसिकली एक्रूल्स हमारे पास क्या होती है, एक लाइबिलिटी होती है। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, जैसे कि कोई कंपनियाँ वो अगर किसी का बोनस निकला, अगर उसने उसका बोनस 2019 में निकला और 2020 तक अभी उसने पे ही नहीं किया, तो ये उसकी क्या होगी, लायबिलिटी होगी, और उसको पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ एक्रूअल में आ जाती है। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हमारे पास जो टोटल फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन होती है वो एसेट पे ही होती है, हमेशा मशीनरी पे होती है, मशीन्स पे होती है डेप्रिसिएशन। ये तो आपको पता ही होगा, डेप्रिसिएशन के किसी भी चीज़ की जो वैल्यू है उसमें कमी हो जाना, टाइम टू टाइम ग्रेजुअली डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट या मैन मेड एसेट, तो ये चीज़ डेप्रिसिएशन होती है। तो ये हमारे पास एसेट्स में होते हैं, तो ये हम क्या करेंगे, टोटल फिक्स्ड एसेट से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। उसके बाद क्या है मेरे पास, ज़रा देखें, बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स में मेरे पास फिक्स्ड एसेट है, मैं एसेट के खाने में लिख दूंगा। उसके बाद मेरे पास कैश है, तो कैश भी क्या होता है, मेरे पास करंट एसेट होता है, वो मैं करंट एसेट के सेक्शन में लिख दूंगा। उसके बाद कॉमन स्टॉक एट दी पार। अब कॉमन स्टॉक एट दी पार है, तो मैं ये कहाँ लिखूंगा, ये जो मेरे पास टोटल लाइबिलिटीज़ होंगी उसके बाद लिखूंगा, क्योंकि टोटल लाइबिलिटीज़ के बाद ही हमारे पास प्रेफर्ड स्टॉक, कॉमन स्टॉक होता है, और फिर उसके बाद टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी आता होता है हमारे पास। उसके बाद जब इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो टोटल लाइबिलिटीज़ एंड द स्टॉक होल्डर इक्विटी हमारे पास टोटल आ जाता होता है। तो ये मैं क्रेडिट साइड पर लिख दूंगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। अब ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ये मेरे पास कहाँ आएगा, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ये मैंने कहाँ लिखना होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम कहाँ लिखते थे, अगर आपको रिमेंबर हो तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम इनकम स्टेटमेंट जब बनाते थे तब उसमें हम लिखते थे। बैलेंस शीट के बाद हम क्या बनाते होते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते होते हैं, सेल्स माइनस सीजीएस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, और फिर उसमें से हम क्या करते होते हैं, माइनस करते होते हैं एक्सपेंसेस। तो हमारे पास क्या आ जाता है, ऑपरेटिंग इनकम आ जाती है, या हमारे पास हम कह दें कि हमारे पास नेट इनकम आफ्टर टैक्स आ जाता है, टैक्स को माइनस करने के बाद। तो ये जो चीज़ है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा। इसका फैक्टर जो 2500 वैल्यू दी हुई है ये बैलेंस शीट में नहीं आएगी। उसके बाद देखें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और अभी मैंने आपको बताया कि जो एक्सपेंस होते हैं वो हम कहाँ शो करते हैं, अपने इनकम स्टेटमेंट में जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसमें से माइनस करते होते हैं हम एक्सपेंसेस। तो ये भी मेरे पास नहीं है। इक्विपमेंट है, तो इक्विपमेंट मेरे पास फिक्स्ड एसेट है, मैंने फिक्स्ड एसेट में 140 लिख दिया। उसके बाद फर्नीचर एंड दी फिक्स्चर है, ये भी मेरे पास क्या है, फिक्स्ड एसेट है, तो ये भी मैंने 170 फिक्स्ड एसेट में लिख दिया। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस है, तो जनरल एक्सपेंसेस भी मेरे पास इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, इनकम स्टेटमेंट का आइटम है। तो उसके बाद इन्वेंट्रीज़ हैं, इन्वेंट्रीज़ में देखें, इन्वेंट्रीज़ आपको मालूम होगा कि मेरे पास क्या होते हैं, करंट एसेट होते हैं। तो इन्वेंट्रीज़ मैंने कहाँ लिख दिया, करंट एसेट्स के खाने में लिख दिया। और अगर जो आपको याद हो तो हमने सबसे पहले जो हमने बैलेंस शीट बनाई थी उसमें भी ये जो कैश था, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ थी, अकाउंट रिसीवेबल था, इन्वेंट्रीज थी, ये उसमें भी आ चुके हैं, ये सब आइटम्स आपको फेमिलियर हो चुके होंगे कि आप ये कौन सी चीज़ कहाँ आनी है। तो इन्वेंट्रीज मेरे पास कहाँ आ जाएगा, करंट एसेट में आ जाएगा। लैंड मेरे पास क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट हो जाएगा, वो मैं लिख दूंगा। लॉन्ग टर्म डेट, आपको पता है लॉन्ग टर्म डेट कहाँ होते हैं, टोटल जो करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं उसमें हम लॉन्ग टर्म डेट जब ऐड करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाता है, टोटल लाइबिलिटीज़ आ जाता है।
तो देखिए मैंने यही कुछ किया हुआ है, टोटल करंट लाइबिलिटीज़, उसके बाद मैंने ऐड किया इसमें क्या लॉन्ग टर्म डेट, और मेरे पास क्या आ गया टोटल लाइबिलिटीज़ आ गया। उसके बाद देखें क्या है मेरे पास मशीनरी है, तो मशीनरी भी मेरे पास क्या होगा फिक्स्ड एसेट होगा, मैंने फिक्स्ड एसेट में जाकर लिख देना है। उसके बाद मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। अब मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आपको पहले भी जो बैलेंस शीट हमने की थी उसमें भी हमें पता होगा कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कहाँ होता है, करंट एसेट्स में आता है, तो आपने वहाँ जाकर लिख देना। नोट्स पेबल क्योंकि मेरे पास पेबल मतलब पेबल जहाँ भेजे तो मेरे पास लाइबिलिटी होगी, तो ये करंट लाइबिलिटी होगी, तो मैंने करंट लाइबिलिटीज़ के सेक्शन में जाके लिख देना है। पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार, ये भी मेरे पास क्या होगी एक लाइबिलिटी होगी, ये मैं कहाँ पुट करूँगा जो टोटल लाइबिलिटीज़ के बाद प्रेफर्ड स्टॉक, कॉमन स्टॉक और जो मेरे पास रिटेन अर्निंग का जो होता है उसी में मैं क्या कर दूँगा ये पुट कर दूँगा पेड इन कैपिटल एक्सेस ऑफ पार। मतलब जो टोटल लाइबिलिटीज़ होगा, जब टोटल लाइबिलिटीज़ के बाद मुझे क्या चाहिए होगा टोटल लाइबिलिटीज़ एंड स्टॉक होल्डर इक्विटी, ये चीज़ मुझे जब चाहिए होगी, ये देखें जब मुझे ये चीज़ चाहिए होगी तो टोटल लाइबिलिटीज़ के बाद मुझे जब ये चीज़ चाहिए होगी टोटल लाइबिलिटीज़ एंड स्टॉक होल्डर इक्विटी, तब ये टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा पेड इन एक्सेस ऑफ पार के पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार ये मैं इसमें ऐड करूँगा। तो उसके बाद ये भी हो गया। उसके बाद प्रेफर्ड स्टॉक को मैंने आपको बता दिया कि प्रेफर्ड स्टॉक टोटल लाइबिलिटीज़ के बाद आएगा। उसके बाद रिटेन अर्निंग भी। उसके बाद देखें सेल्स रेवेन्यू। अब सेल्स रेवेन्यू, अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बात बताई कि जब इनकम स्टेटमेंट आता है सेल्स माइनस सीजीएस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस करके हम ऑपरेटिंग इनकम निकालते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सेल्स भी हमारे पास कहाँ आएंगे इनकम स्टेटमेंट आएगी, बैलेंस शीट का हिस्सा नहीं है। उसके बाद क्या है व्हीकल्स है। व्हीकल्स ये जो हमारे पास फिक्स्ड एसेट होते हैं उसमें बिल्डिंग इक्विपमेंट मशीनरी लैंड व्हीकल्स ये सारी चीज़ें फर्नीचर एंड फिक्सर ये सारी चीज़ें मेरे पास कहाँ आएंगे फिक्स्ड एसेट में आएंगी। अब मैंने आपको वन बाय वन ये सब चीज़ें बता दी कि क्या कहाँ आएगा कौन सा इसमें बैलेंस शीट का आइटम नहीं है। तो अब आपने क्या करना है सबसे पहले एक फॉर्मूला बना लेना है करंट एसेट का फिक्स्ड एसेट का, फिर आपने टोटल फिक्स्ड एसेट लिख देना है, उसके बाद माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख देना है, और उसके बाद क्या करना है नेट फिक्स्ड एसेट लिख के ये जो हमारे पास टोटल करंट एसेट थे और जो टोटल फिक्स्ड एसेट थे इन दोनों को ऐड करके आपने टोटल एसेट लिख लेने हैं। उसके बाद आपने आ जाना है लाइबिलिटीज़ वाले सेक्शन में। लाइबिलिटीज़ में आप बेशक करंट लाइबिलिटीज़ ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, आप अकाउंट जो पेएबल नोट्स पेएबल एक्रूवल्स उसके बाद ये तीन हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ हैं। करंट लाइबिलिटीज़ में आपने इन तीनों को ऐड करके टोटल करंट लाइबिलिटीज़ लिख देनी है। उसके बाद आपने ऐड करना है लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट जब आप ऐड कर लेंगे उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएंगी टोटल लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी। टोटल लाइबिलिटीज़ के बाद हमने क्या निकालना होता है टोटल लाइबिलिटी एंड स्टॉक होल्डर इक्विटी। स्टॉक होल्डर इक्विटी तक पहुंचने के लिए हमारे पास जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी जो जो चीज़ें हमें गिवन दी होंगी उन्होंने वो हमने लिख देना होगा। इस क्वेश्चन में प्रेफर्ड स्टॉक था, कॉमन स्टॉक था, पेड इन एक्सेस पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार था और रिटेन अर्निंग था, और मेरे पास ये क्या आ जाता था टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी आ जाता। तो टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी और मैंने जब अपना जो टोटल लाइबिलिटीज़ था इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा टोटल लाइबिलिटीज़ एंड स्टॉक होल्डर इक्विटी आ जाएगा। अब ये देखें मेरे पास जो टोटल एसेट्स हैं और जो टोटल लाइबिलिटीज़ हैं दोनों के आंसर क्या है सेम है। तो मतलब मेरा जो क्वेश्चन है वो मेरा क्या है सही है, मतलब बैलेंस शीट मेरी सही बनी है। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो क्योंकि आपने ज़रूर कमेंट करना है, ज़रूर पूछना है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।